गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कल आपसे इससे पहले की कक्षा में बात की थी कि मैं आप लोगों से यानी उन विद्यार्थियों से जो इस वर्ष राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली से एमए फाइनल हिस्ट्री के रेगुलर स्टूडेंट के रूप में परीक्षा दे रहे, मैंने कल आपसे चर्चा की थी आपके फर्स्ट पेपर के बारे में जो ग्रुप सी से है, आधुनिक भारत से और हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, भारत का इतिहास 1757 से लेकर 1857 तक, यानी कुल मिलाकर 100 साल की हिस्ट्री जो आपके इस पेपर के अंदर कवर होने वाली है। कल मैंने आपसे इसके सिलेबस के बारे में चर्चा की, इसके बिंदु और उपबिंदुओं के बारे में चर्चा की। आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और मैं ये चाहूँगा कि आगे की कक्षाओं में आप इन प्रश्नों का जवाब तैयार करके आए, और जब मैं YouTube लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब होऊंगा तब आप इन चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ कि तैयार करके रखेंगे। तो आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन ए यानी भाग अ, जिसमें कुल मिलाकर आपको 10 प्रश्नों का जवाब देना है, और भाग ए में 10 प्रश्न ही होते हैं। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन जिनका जवाब आपको 30 शब्दों की शब्द सीमा में देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 20 नंबर। तो ये कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, दस्तक क्या था? विद्यार्थियों गौर कीजिए, दस्तक क्या था? आपको इसका जवाब तैयार करना है, और आपकी सुविधा के लिए मैं ये बता दूं कि दस्तक एक ऐसा अधिकार पत्र या पास था जिसके आधार पर ब्रिटिश व्यापारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार की सुविधा थी, और यही दस्तक का दुरुपयोग आगे चलकर मीर कासिम के समय में अंग्रेजों और नवाब के बीच में तनाव का कारण बना। तो विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन दस्तक क्या था, इसका जवाब आपको देना है 30 वर्ड्स के अंदर। 2 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा है द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन के बारे में आपको बताना है। मोटे तौर पर एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि बंगाल के नवाब के पास जिम्मेदारियां थी लेकिन अधिकार नहीं थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकार थे लेकिन शासन की जिम्मेदारी नहीं थी। कुल मिलाकर इसका परिणाम ये हुआ कि बंगाल की जनता 2 पार्ट के बीच में फंस गई। तीसरा क्वेश्चन विद्यार्थियों आपको तैयार करना है, जिसके ऊपर जोर देना है, श्रीरंगापट्टनम की संधि किनके बीच हुई? श्रीरंगापट्टनम की संधि किनके बीच में हुई? आपको तैयार करना है इस प्रश्न का जवाब, और 30 शब्द सीमा में 30 वर्ड्स में इसको लिखना है। फिर इसी प्रकार से बेसिन की संधि किसके बीच में हुई? अगला क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश भारत का, ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसी प्रकार से एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई? आपको केवल क्षेत्र का नाम लिखना है। इसी प्रकार अमृतसर की संधि किन के मध्य हुई? प्रश्न की
भाषा पे गौर कीजिए और जितना पूछा गया उतना ही जवाब देना। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। अब हम आते हैं भाग ब पे। भाग ब, जिसके अंदर आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। हर प्रश्न 7 नंबर का है और शब्द सीमा है 250 शब्द। यानी यह सेक्शन, जो सेक्शन बी है, यह आपके कुल मिलाकर 35 मार्क्स को कवर करेगा। इसमें आपके सामने विकल्प है। जहाँ खंड ए में आपके सामने विकल्प नहीं थे, आपको 10 प्रश्नों के जवाब देने थे। अभी आपके सामने खंड ब में ये सुविधा है कि आपको हर यूनिट में से एक प्रश्न का चयन करते हुए, जो 7 नंबर का है, 250 शब्दों में उसका जवाब लिखना है। तो आइए हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं जो आपसे पिछले साल की परीक्षाओं में पूछे गए। आधुनिक भारत के अभिलेखीय स्रोतों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द आर्काइवल सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न इंडिया। यानी 1757 से लेकर 1857 के बीच का जो इतिहास है, आपका जो ये पेपर है, इस पेपर पर जानकारी के लिए हमारे सामने कौन कौन से अभिलेखीय स्रोत हैं, उनका उल्लेख आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन या में है, प्लासी के युद्ध के महत्व की विवेचना कीजिए। आपको बताना है कि प्लासी ने किस प्रकार से हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य को तय किया। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान में कंपनी साम्राज्य की नींव पड़ी और बड़े पैमाने पर धन का पलायन, धन का निष्कासन, वो यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो धन के निष्कासन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने में प्लासी के युद्ध ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्लासी का युद्ध कोई बहुत बड़ी रणनीतिक दृष्टि से लड़ाई नहीं थी, यह ब्रिटिश कूटनीति की विजय थी, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक प्रकार से अपना प्रभाव कायम किया और वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए। तो आपसे पूछा जा सकता है प्लासी के युद्ध की इम्पोर्टेंस, आपसे पूछा जा सकता है बक्सर के युद्ध के बारे में जो 1764 में लड़ा गया। बक्सर का युद्ध निश्चित तौर पर ब्रिटिश शौर्य की जीत थी, ब्रिटिश सैन्य क्षमताओं की जीत थी और जिसने ये साबित कर दिया कि एक अनुशासित तरीके से प्रशिक्षित सेना अपने से कई गुना भारी सेनाओं को हरा सकती है। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हम देख रहे हैं कि मेजर हेक्टर मुनरो की कमांड में 10,000 की एक छोटी सी ब्रिटिश फौज ने अपने से 3 गुना, 3.5 गुना बड़ी फौज को हरा दिया। एक ऐसी फौज जिसको लीड कर रहा था बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब वजीर सुजाउद्दौला और इवन मुगल सम्राट भी वहाँ पर मौजूद था। हालांकि ये बात अलग है कि मुगल सम्राट के पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर प्रिंसिपली उसका नाम अपने आप में उस सेना को एक मजबूत स्वरूप प्रदान कर रहा था। हालांकि दूसरी बात यह है कि इस लड़ाई को हार जाने के कारण वह नाम काफ़ी हद तक नुकसान में भी आ गया। तो बक्सर युद्ध के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चंस में से आपसे पूछा जा सकता है द्वैत शासन क्या था। तो ये कुछ एक सवाल है पहली यूनिट से। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध था। 1780 से 1784 तक अंग्रेजों और मैसूर के बीच में लड़ा गया। 2 साल तक इस युद्ध की कमान नवाब हैदर अली खान ने संभाली और 1782 में नवाब हैदर अली खान की मृत्यु हुई और इसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। बाद में दोनों पक्षों के बीच में संधि हो गई। तो आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की विवेचना करनी है। इसी प्रकार से तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध
ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बात बता दूं विद्यार्थियों, परीक्षा में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई अनुमानित प्रश्न नहीं, बल्कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैं वो तरीका बताऊं जिसके माध्यम से आप प्रश्नों का बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकें। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से 1813 का चार्टर, जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि चार्टर वो अधिकार पत्र थे जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का जो अनुमति पत्र था उसका रिन्यूअल करती थी। तो ये 20-20 साल के लिए चार्टर जारी किए जाते थे। 1813 के चार्टर में क्या इम्पोर्टेंट बात थी, ये आपको परीक्षा के हिसाब से तैयार करना है। इसी प्रकार भारतीय पुनर्जागरण में राजा राम मोहन राय के योगदान को आपको बताना है। साथ ही साथ 1857 की क्रांति के स्वरूप, प्रकृति, क्रांति की घटनाएं, क्रांति के कारण और क्रांति असफल क्यों हुई, इन तमाम बातों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ 1857 के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश अगर हम करें तो उस बैकग्राउंड से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1857 से पहले जो जनजातीय विद्रोह हुए उनके बारे में, जो किसानों का रिवोल्ट था, जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे थे वो किस प्रकार से 1857 के लिए जिम्मेदार थे, इन तमाम बातों के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे। इसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल माना गया था, उसकी पॉलिसीज के बारे में कि उसने किस प्रकार से कोई भी मौका नहीं छोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का। ब्रिटेन और नेपाल के संबंधों का विवेचन, ब्रिटेन और अफगानिस्तान के आपसी संबंधों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें देखनी है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी यानी राजस्व निर्धारण का जो स्थायी बंदोबस्त मैकेनिज्म था, जो रैयतवाड़ी सिस्टम था, महलवाड़ी था, इनको भी आपको काफ़ी गहराई के साथ देखना है। एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह तय करना था कि ज़मीन का लगान किससे लिया जाए, ज़मीन का मालिक किसे माना जाए, कौन लगान चुकाने के लिए जिम्मेदार रहेगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो यदि लगान नहीं चुकाया जाता तो उस पर एक्शन लिया जाए, लगान की दरें कितनी हो, वसूल किए गए लगान में कंपनी का कितना हिस्सा होगा और जो व्यक्ति वसूल कर रहा है उसको कितना मिलेगा। ये कई ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको दिमाग में रखते हुए जेम्स ग्रांट, जॉन सोर, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, इन सभी लोगों ने काम किया। और कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि 3 सेटलमेंट हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं राजस्व निर्धारण के। स्थायी बंदोबस्त जो जमींदार के साथ किया गया, कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त किसान के साथ किया गया और जिसमें किसान को डायरेक्टली ज़मीन के पट्टे जारी किए गए, जो लगान चुकाने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था। और महलवाड़ी व्यवस्था जिसमें हम ये देख रहे हैं कि खुद कई किसानों का समूह गांव की एक ज़मीन संयुक्त रूप से होती थी और उस समूह को महल कहते थे। तो उस महल का इंचार्ज वह कलेक्टिवली रेवेन्यू चुकाने के लिए जिम्मेदार था। तो ये काफ़ी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाग सी में कुल मिलाकर आपसे 5 प्रश्न हैं। 15 नंबर का एक प्रश्न है, आपको 500 वर्ड्स में उसका जवाब देना है और ये हिस्सा 45 मार्क्स कवर करेगा। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 35 मार्क्स और सेक्शन सी 45 मार्क्स। इसमें से आपके सामने 5 प्रश्न हैं। 5 में से आपको 3 का जवाब देना है। कई क्वेश्चन है आ सकते हैं, प्रश्न कोई अलग नहीं है, आपके सिलेबस से उसी टॉपिक पे आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा, शॉर्ट आंसर भी मिलेगा,
250 शब्दों का आंसर भी आपको क्वेश्चन उस पर बनाना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश ताकत फ्रांसीसियों पर किन कारणों से हावी रही। सहायक संधि का प्रयोग के द्वारा किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाया। इन 100 सालों में 1757 से 1857 के बीच जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो रहे उनके बारे में जानकारी। 1857 की क्रांति से आपके बारे में अलग से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्रांति असफल क्यों हुई, या क्रांति के स्वरूप के बारे में, प्रकृति के बारे में, कि विच टाइप ऑफ द रिवॉल्ट दिस वॉच, किस टाइप का ये क्रांति थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, कंपनी के नेपाल के साथ संबंधों के बारे में, कंपनी के साथ बर्मा के साथ संबंधों के बारे में, तो ये जानकारी आपसे कुछ पूछी जाएगी। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको कुछ कोशिश की है आपको एक आउटलाइन देने की कि किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मेहनत आपको करनी है। मैं आपको मेहनत का तरीका बता सकता हूं, काम करने का, अध्ययन का तरीका, और आप मेरे से ग्रुप के अंदर आपके सिलेबस से जुड़ी हुई कोई बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप इस बारे में बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। आगे फिर हम बात करेंगे। जय भारत, जय हिंद।